नमस्कार। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। उसी की अगली कड़ी में आज हम लोग चंद्रवरदाई को देखेंगे। चंद्रवरदाई संवत 1225 से 1249 ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चंद्र जो हैं वो पृथ्वीराज के केवल राजकवि नहीं थे, उनके सखा भी थे, उनके सामंत भी थे। और ऐसी मान्यता है कि इन दोनों लोगों का जन्म भी एक ही दिन हुआ था और निधन भी एक ही दिन हुआ था। ये भी कहा जाता है कि ये पृथ्वीराज रासो जो है वो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय यानी सर्ग है। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद है कबित, दुहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। एक बार ये भी कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन गोरी जो है वो पृथ्वीराज को कैद करके जब गजनी ले गए थे तो पीछे से चंद भी गजनी गए, और जब चंद गजनी गए तो पृथ्वीराज रासो के आगे का भाग पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र जल्हड़ को दे दी। तो इसके बारे में कहा गया है कि पुस्तक जल्हन हाथ दे चली गजन निपकार, यानी अपने पुत्र को उन्होंने सौंप दिया कि आगे के भाग को आप पूरा कीजिए। फिर है कि प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा में वर्णित घटनाओं के समृद्धों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। यानी जो प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं वो रासों में वर्णित जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी सम्मत हैं, इनको भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक की काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिलता। उसमें दिए सम्मत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती है। यानी यहाँ पे शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो के प्रामाणिकता पर संदेह करते हैं और इसका एक प्रूफ उन्होंने ये भी दिया है कि पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी जो है वो जो भी इसमें सम्मत है या घटनाक्रम है उसको पूर्ण रूप से उन्होंने काल्पनिक ठहराया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देख लेते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि बात सम्मत की ही नहीं है, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उसके लिए क्या कहा जा सकता है। वो कह रहे हैं कि केवल सम्मत की बात नहीं है कि इसका सम्मत ही सही नहीं है, और पीछे भी दिया गया है कि भाई इसके सम्मत पे पूर्ण रूप से विश्वसनीयता नहीं, पूर्ण विश्वसनीय नहीं है, तो उसको कह रहे हैं कि केवल सम्मत की नहीं है, बात यह है कि इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी है उसके लिए क्या कहा जा सकता है। वह कहते हैं कि माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। शुक्ल जी कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि चलो रासो इतिहास नहीं है, एक काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं के बिना किसी प्रयोजन में कोई उलटफेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है। अब उन्होंने पृथ्वीराज विजय को बता रहे जो संस्कृत में रचा गया है कि जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। अब शुक्ल जी ने पूरे ग्रंथ को जाली ठहरा दिया और आगे क्या करें, ये हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता तो इसमें कुछ थोड़े से अंश पीछे से मिले होते और तो कुछ घटनाएं और कुछ संबंध भी ठीक होते। अब आगे वो बोल रहे हैं कि रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नामक कोई कवि था या नहीं, तो पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदी राज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है। चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिया है, चंद का नाम नहीं है।
वहाँ पे। तो यानी कि ये इतिहास सम्मत के नाम पर आधार पर भी ठीक से नहीं समझ में आ रहा है। वहीं पे अगर वो कभी कह रहे हैं कि अगर हम इसे ऐतिहासिक काव्य नहीं मान रहे हैं, चलो हम इसे काव्य ग्रंथ ही, इतिहास नहीं, चलो काव्य ग्रंथ मान रहे हैं, तो वो भी तो कह रहे हैं कि काव्य ग्रंथ में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के कोई उलटफेर नहीं किया जाता, ये भी कह रहे हैं। फिर यह भी आ रहा है कि चंद नामक, रहा प्रश्न पृथ्वीराज की सभा में चंद नामक कोई कवि था या नहीं, तो पृथ्वीराज विजय के कर्ता जैनिक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदी राज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है, चंद का नाम उसमें कहीं लिया ही नहीं। यही नहीं, शुक्ल जी बताते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि हम ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर आगे भी शुक्ल जी ने कहा है, आगे कहते हैं, इस दशा में भाटों के इस बागजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के, इतिहास के और न ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। अब यहाँ शुक्ल जी ने स्पष्ट कर दिया कि यह ग्रंथ है जरूर पृथ्वीराज रासो, लेकिन पूर्णतः प्रमाणित नहीं है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपूताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी में छपा है। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई तो चंद के पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपूताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वही बहुत सी भूमि चंद को दी। शास्त्री जी का कहना है, नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई। आगे नानूराम भाट जी से भेंट हुई तो उन्होंने अपने पूरी वंशावली दिया है। तो आगे बोलते हैं कि नानूराम जी, जिसमें वृद्धिचंद जी के पुत्र नानूराम जी हैं, तो अब आगे देखिए, नानूराम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अम्भोर में जा बसे और चौथे का वंश नागौर में चला। तो इस पर फिर आगे क्या है कि नागौर में चला। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम लोग आज मुख्य बातों पे देख रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। तो इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और फिर अगली चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।